नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 16 टू 18 डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आर्टिकल नंबर 16 है दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नियुक्तियों में सभी को समान अवसर प्रदान करना। आर्टिकल नंबर 17, इट्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत का प्रतिबंध। आर्टिकल नंबर 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों को मना किया गया, प्रतिबंधित। देखते हैं। आर्टिकल नंबर 16 सेज अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी राज्य को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे आप समझें, यह सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्लॉज सेज नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इनएलिजिबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। या ध्यान दें, इन 6 आधारों पर केवल राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। यानी 16 का ही सेकंड क्लॉज नेगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव। पहले ने बात की सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, दूसरे ने कहा कि इन कुछ आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। ओके, यह बात हुई कि क्या किया गया, राज्य को इंस्ट्रक्शन दिया गया मूल अधिकार। अब कुछ अपवाद आर्टिकल नंबर 16 के, जहां यह लागू नहीं होता, जहां राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता हो। तो पहला है आर्टिकल नंबर 16 का थर्ड, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन। कुछ कंडीशंस में, परिस्थितियों में संसद निवास को एक कंडीशन के रूप में प्रिस्क्राइब कर सकता है। यह लगभग किसी राज्य में अभी मौजूद नहीं है, केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके आधार पर व्यवस्था किया गया है। 16 का 4 कहता है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ध्यान में रखें कि कोई भी पिछड़ा वर्ग हो, उसके लिए आरक्षण की राज्य प्रावधान कर सकता है, लेकिन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, उचित जो है उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो उस परिस्थिति में। देन ऑल्सो ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ग्राउंड पर भी, जैसे कि चर्च में फादर होते हैं, टेम्पल्स में पुजारी होते हैं, है ना, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डोमिनेशंस पे रिलीजन को ग्राउंड बना सकता है। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस पे 10% अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 16 में हमने समझा, पहले तो 2 मेन बातें थी। पहला कि राज्य को सभी को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, दूसरा केवल इन 6 आधारों पर जो थे, धर्म, जाति, लिंग, है ना, वंश, निवास, जन्म स्थान, इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। इसके बाद हमने कुछ अपवाद समझे, जैसे पार्लियामेंट यानी संसद निवास को बना सकता है आधार, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है, रिलीजन को ग्राउंड मानकर भी प्रोविजन अप्लाई किया जा सकता है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दोस्तों 2019 में 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई 103rd संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था, चूंकि रिजर्वेशन की बात आई, बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता था। 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सेकंड बैकवर्ड क्लास द्वितीय पिछड़ा आयोग बीपी मंडल के चेयरमैन। ध्यान रखेंगे, यह द्वितीय पिछड़ा आयोग था। प्रथम आयोग कालेकर सर की आयोग थी, जो 52-53 के आसपास गठित हुई थी, कालेकर सर की। ओके, KALE कालेकर सर। यह द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में, जिसमें कहा गया था इनको कि आर्टिकल 340, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, 340 में सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है कि उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके सिचुएशन को स्टडी करते हुए आप उनके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स बताएं ताकि उनका उत्थान किया जा सके।
तो याद रखें अनुच्छेद 340 में बात की गई है सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की। इन्होंने रिपोर्ट दिया 1980 में दोस्तों, लगभग 3743 कास्ट को आइडेंटिफाई किया था जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, जो नियरली 52% ऑफ द पॉपुलेशन थे, जिसमें एससी और एसटी इंक्लूडेड नहीं थे। तो जब इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया तो इन्होंने रिकमेंड किया कि ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि सभी आरक्षण मिलाकर भी 50% तक रहें, उससे ज्यादा ना। तो मंडल कमीशन 1979 में बिठाया गया था बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने जब रिपोर्ट दिया तो रिकमेंड किया 27% रिजर्वेशन। इसके बाद दोस्तों इससे जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, जजमेंट हुआ था, जिसे इंदिरा सोनी केस 1992 कहते हैं। इसे ही मंडल केस भी कहा जाता है कभी कभी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट की विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशंस। वो 5 बातें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझते हैं। पहला इन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर इसमें नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखें, जो कि आर्टिकल नंबर 15 में भी बात की गई थी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इज ओके, उन्होंने एग्री किया 27% रिजर्वेशन टू द ओबीसीज, लेकिन क्रीमी लेयर्स में नहीं आना चाहिए। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। थर्ड, रिजर्वेशन कितना भी हो जाए लेकिन 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए टोटल रिजर्वेशन। फोर्थ, कैरी फॉरवर्ड लोड वैलिड हो सकता है, बैकलॉग वैकेंसी यानी पिछले साल अगर वैकेंसी हो रह गए हो, नहीं फिलअप हुए हो, तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट उसमें भी 50% रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक स्थानीय बॉडी, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टैब्लिश किया जाए जो इनके कंडीशंस को स्टडी करे, क्रीमी लेयर को देखे और उसके अकॉर्डिंगली मेजर्स को सजेस्ट करे। तो ये 5 मुख्य बातें, क्रीमी लेयर नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी स्थायी इकाई की स्थापना। इस रिगार्डिंग जजमेंट के बाद सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस में कहा था कि एक स्थायी निकाय की स्थापना की जाए। तो रामनंदन कमेटी की स्थापना हुई थी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए। ओके, रिमेंबर, रामनंदन कमेटी। देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टैब्लिश हुआ 1993 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जैसा कि प्रमोशन में अलाउ नहीं होगा रिजर्वेशन, तो सरकार ने संशोधन लाकर 77वां संशोधन 1995 लाया, जिसमें इन्होंने क्लॉज डाल दिया 16(4) कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अप्लाई हो सकता है बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, 77वां संशोधन 1995 विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ऑल्सो तमिलनाडु के केस में दोस्तों क्या हुआ कि एक्चुअली कुछ कंडीशंस और सिचुएशनल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां 69% रिजर्वेशन दिया गया था, तो 50% से ज्यादा है। तो 76 अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है 9th शेड्यूल में रख दिया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो पहले प्रथम संशोधन में क्लॉज डाला गया था जो अभी तक हटा नहीं था इस स्टेज तक, कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ रहेंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएंगे। तो याद रखें, रामनंदन कमेटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 77th अमेंडमेंट 1995। इसके बाद दोस्तों 2006 में डेवलपमेंट हुआ एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पर इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडवांस बातें बताई, कहीं कि जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर का, ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ वो बैकवर्ड हैं, उतने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा, इनएडुकेटली रिप्रेजेंट हो तभी, उचित संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं हो, ये आप इंश्योर करें तभी आरक्षण मिले। और तीसरा, प्रशासनिक जो क्षमता है, प्रशासनिक जो सुचारू रूप से चलना है, वह उस पर असर या प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मुख्य 3 बातें एम नागराज केस में कही गई थी। दोस्तों इसके बाद है आर्टिकल नंबर 17, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, जिसमें कहा गया किसी भी रूप से छुआछूत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अकेला आर्टिकल है जो पूर्ण रूप से, इसमें कोई अपवाद नहीं, सीधी बात, छुआछूत पूर्ण तरह से प्रतिबंधित है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 आया था, जिसका नाम बदलकर 76 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया। मतलब किसी प्रकार से किसी को कहीं प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक स्थल पे, मतलब जैसे स्नानघर,
कुएं का पानी लेने उपयोग करने से मना करना, किसी के साथ किसी तरह छुआछूत का व्यवहार करना, यह सब अपराध के दायरे में माना जाएगा। ध्यान रखें, अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन या संविधान या कानून में नहीं किया गया है। विभिन्न केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर किया और ये ऐसा कहा गया कोर्ट्स के द्वारा कि एक तरह की सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन और बर्थ के कारण लोग भेदभाव किया जाता रहा है, जिससे यह प्रथा जो है इस रूप में आई थी, तो जो अनटचेबिलिटी के रूप में जाना गया। तो इसका क्लियर डिफिनेशन नहीं दिया गया है। ध्यान रखें कि आर्टिकल 17 में ये मेंशन किया गया। याद करें, हमने पढ़ा था 15(2) में भी, यह आर्टिकल भी सरकार के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आम नागरिकों के विरुद्ध भी है। और आम नागरिक भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं व्यवहार नहीं कर सकता, और यह राज्य की यह जिम्मेदारी है कि पूरे वो एक्शन ले, लॉज बनाए, कानून बनाए कि यह अधिकार जो है वायलेट ना हो। ओके, नाउ लास्ट 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स विथ रिस्पेक्ट टू उपाधियां जो मिलती थी पहले अंग्रेजों के जमाने में, सुनते होंगे राय बहादुर, महाराजा धीराज। तो ये कहा गया नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय, राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, है ना, जो मिलिट्री के मेजर कैप्टन होते हैं या एकेडमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइटल या उपाधियां नहीं दी जाएंगी। नो सिटीजन विल एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन स्टेट, विदेश से भी आप कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नो पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विल एक्सेप्ट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भारत का नागरिक जो किसी पद पर है, राज्य सेवा में है, वह राष्ट्रपति के बिना इजाजत के नहीं ले सकता कोई उपाधि कहीं से। नो पर्सन अंडर एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और स्टेट शैल एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ एनोमिनेंट्स, किसी भी तरह का आप जो है बाहर से कोई भी आदान प्रदान इस तरह का नहीं कर सकते। बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट एक बस अलाउड कहा और कहा कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड क्योंकि एक विशेष सम्मान है, तो यह जो है यह दिए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। बस ध्यान रखा जाए कि वो टाइटल के रूप में, सरनेम या उपाधि के रूप में नाम के पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो अवार्ड्स 1954 में स्टार्ट किए गए थे, बीच में 77 के आसपास बंद हुआ था, बाद में 80 में 1900 से फिर से स्टार्ट हो गए। तो ध्यान रखें, मिलिट्री टाइटल्स, एकेडमिक टाइटल्स एंड भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। बट रिमेंबर, ये जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स है उनको टाइटल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके, तो आज हमने आर्टिकल नंबर 17, 18 एंड आर्टिकल नंबर 16 डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको समझ में आया। कोई भी डाउट्स हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछें, नंबर्स पे कांटेक्ट करें। प्रिपरेशन पूरे एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जारी रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।